हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्यूशन टाइम। आई एम राजेश वर्मा एंड वी आर स्टडिंग फिजिक्स ऑफ 12th क्लास। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर एटॉमिक न्यूक्लियस और आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में रेडियो एक्टिविटी के बारे में। रेडियो एक्टिविटी क्यों होती है, कौन कौन से पार्टिकल्स निकलते हैं, रेडियो एक्टिविटी के लॉज क्या हैं, हाफ लाइफ क्या होती है, कुछ इस तरह की बातें हम पढ़ेंगे। तो अपने कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी। द स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ इनविजिबल पार्टिकल्स फ्रॉम सर्टेन न्यूक्लियाई to make them more stable is called radioactivity. The particles which are emitted are called radioactive particles. अगर हम एक लेड के कंटेनर में छोटी लेड की कैविटी में एक रेडियोएक्टिव सब्सटेंस को रखें तो इसमें से डिफरेंट पार्टिकल्स निकल रहे हैं। सामने अगर हम एक स्क्रीन रखें तो इस स्क्रीन पर जहां ये स्ट्राइक करेंगे वहां पर इनका इफेक्ट देखा जा सकता है। अगर हम दोनों तरफ प्लेट्स लगाकर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें तो यह पाया गया है कि इस एक बीम के 3 पार्ट्स हो जाते हैं। एक पोर्शन पॉजिटिव प्लेट की तरफ काफी ज्यादा डिफ्लेक्ट हो जाता है, दूसरा पोर्शन नेगेटिव प्लेट की तरफ कुछ कम डिफ्लेक्ट होता है और तीसरा पोर्शन स्ट्रेट जाता है। जूनियर क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं कि इन पार्टिकल्स को बीटा पार्टिकल्स कहते हैं, इनको जो नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रहे हैं इन्हें अल्फा पार्टिकल कहते हैं और जो सीधे जाते हैं उन्हें गामा रेज कहते हैं। बीटा पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनको E-10 से रिप्रेजेंट किया जाता है। अल्फा पार्टिकल्स हीलियम के न्यूक्लियाई होते हैं, इसलिए इन्हें He24 से रिप्रेजेंट करते हैं। और गामा रेस का ना तो कोई चार्ज होता है और ना ही कोई मास होता है, इसलिए इन्हें गामा 00 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम इस रेडियो एक्टिविटी के फिनोमिना के जो लॉज हैं उनको पढ़ने जा रहे हैं। पहली बात तो यह कि रेडियो एक्टिविटी एक स्पॉन्टेनियस फिनोमिना है और कोई भी ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि कब कोई न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होगा। रेडियो एक्टिविटी इज ए स्पॉन्टेनियस फिनोमिना एंड वन कैन नॉट प्रिडिक्ट व्हेन अ न्यूक्लियस विल अंडरगो रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन। हो सकता है एक न्यूक्लियस हमारे सामने रखते इमीडिएटली डिसइंटीग्रेट हो जाए, उसमें से अल्फा या बीटा या गामा पार्टिकल बाहर आ जाए, और यह भी हो सकता है कि वो मिलियंस ऑफ ईयर्स तक पड़ा रहे और वो डिसइंटीग्रेट ना हो। इट इज ए चांस फिनोमिना। दूसरी बात, जब भी रेडियोएक्टिव डिके होता है either one alpha particle is emitted or one beta particle is emitted. It never happens that they both are emitted together. अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल एमिट होने के बाद न्यूक्लियस कुछ एक्साइटेड स्टेट में बच जाता है, इसलिए उसके बाद गामा रेज बाहर निकलती हैं। और लास्ट बात, किसी भी समय कितने पार्टिकल्स डिसइंटीग्रेट हो रहे होंगे, डिसइंटीग्रेशन का रेट उस समय प्रेजेंट पार्टिकल्स के नंबर पर डिपेंड करता है। हम इस बात को यूं कह सकते हैं, लेट n be the number of particles or number of nuclei present at any time, then dn will be change in the number of these particles and dn by dt will be rate of change of these number of these particles or rate of disintegration. This rate of disintegration at any time is directly proportional to the number of nuclei present at that time. So dn by dt is equal to some constant alpha, some constant lambda into n. This is called decay constant, and this negative sign indicates that due to this phenomena, due to this process, the number of nuclei goes on decreasing. Now lambda will be negative of dn by dt divided by n. Decay constant is negative of the ratio of rate of disintegration at any time to the number of nuclei present at that time. इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। हम इसे यूं लिख सकते हैं, dn, dt को उधर ले जाएं, n को इस तरफ ले आएं, dn is equal to minus lambda into dt और इधर इसको n से डिवाइड कर दें। Now this is a differential equation and we have separated the variables. अब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। dn by n का इंटीग्रेशन log n on the basis of e माइनस लैम्डा, dt का इंटीग्रेशन होगा t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c. लेट इनिशियली इन द वेरी बिगिनिंग व्हेन टाइम इज 0 द नंबर ऑफ पार्टिकल्स बी n0. इसे हम यहां पुट करते हैं log ऑफ n0 माइनस लैम्डा t0 प्लस कांस्टेंट c. यहां से हमें c की वैल्यू मिल जाती है log n0. c की इस वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं, log n is equal to minus lambda t, c is log n0. ये log e के बेस पर है, इसे इधर ले जाते हैं,
log n माइनस log n नॉट इज इक्वल टू माइनस लेमडा टी। ये माइनस का लॉग डिवीजन में हो जाएगा, log n बाय n नॉट इज इक्वल टू माइनस लेमडा टी। एंटी लॉग लेने पर ये लॉग हट जाएगा और ये वैल्यू e की पावर बन जाएगी। n बाय n नॉट इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस लेमडा टी। n नॉट को उधर ले जाएं, n इज इक्वल टू n नॉट इंटू e टू द पावर माइनस लेमडा टी। ये इक्वेशन, ये रिलेशनशिप नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट एट एनी टाइम, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द बिगिनिंग एंड द टाइम पास्ट इसके साथ लिंक करती है। हाफ लाइफ वो टाइम होता है जितनी देर में नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनिशियल वैल्यू का हाफ रह जाता है। हाफ लाइफ इज रिप्रेजेंटेड बाय टी हाफ, द टाइम व्हेन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिकम्स हाफ ऑफ द इनिशियल वैल्यू। इन बातों को हम यहां पर रखते हैं। n की जगह n नॉट बाय 2 इज इक्वल टू n नॉट e टू द पावर माइनस लेमडा, टाइम की जगह t हाफ। n नॉट से n नॉट कैंसिल हो गया, इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, ये बन जाएगा 2 और e टू द पावर नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगी, e टू द पावर लेमडा इंटू टी हाफ। दोनों तरफ लॉग लेते हैं, log 2 ऑन द बेसिस ऑफ e इज इक्वल टू लेमडा टी हाफ इंटू log e ऑन द बेसिस ऑफ e। log e ऑन द बेसिस ऑफ e 1 हो जाएगा, लेमडा इधर आ जाएगा, इट मीन्स टी हाफ इज इक्वल टू log 2 डिवाइडेड बाय लेमडा। अगर हमें डीके कांस्टेंट की वैल्यू पता हो तो हम उसकी हेल्प से हाफ लाइफ की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि ये जो लॉग हमारा इस एक्सप्रेशन में आ रहा है इसका बेस ई है, बट जब आप प्रैक्टिकली लॉग टेबल को यूज करते हैं तो बेस 10 होता है, इसलिए हम इसको 2.303 से मल्टीप्लाई कर कर log 2 ऑन द बेसिस ऑफ 10 में कन्वर्ट कर देते हैं। इस पूरी वैल्यू को कैलकुलेट करने पर 0.693 आएगा, हेंस हाफ लाइफ इज 0.693 डिवाइडेड बाय डीके कांस्टेंट लेमडा। अब हम देखते हैं डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स जो निकलते हैं, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, वो कैसे निकलते हैं, उनके बाद जो न्यूक्लियस बचता है वो कैसी स्टेट में होता है। सबसे पहले हम स्टडी करने जा रहे हैं अल्फा डीके को। एक न्यूक्लियस XZA का अगर अल्फा डीके होगा तो एक तो अल्फा पार्टिकल निकलेगा He24 और एक डॉटर न्यूक्लियाई निकलेगा, डॉटर न्यूक्लियस निकलेगा, लेट अस कॉल इट YZ-2 एंड A-4। अगर बीटा डीके होगा तो पेरेंट न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होगा, एक तो बीटा पार्टिकल बनेगा E-10 और एक डॉटर न्यूक्लियस बनेगा जिसका मास नंबर, जिसका एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाएगा, ऊपर A का A ही बना रहेगा। इन दोनों का सम इस वैल्यू के और इन दोनों का सम इसके इक्वल होना चाहिए। A+0 A के इक्वल है, Z+1 - 1 इज इक्वल टू Z है। देखें बीटा डीके के बाद न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो में क्या होता है। बीटा डीके होने से पहले न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो क्या था, न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो, the number of neutrons in this case is A minus Z and number of protons is Z. This is before beta decay. And after beta decay, let us see what this ratio becomes. A minus this, A minus Z+1 divided by Z+1. क्लियरली विजिबल है कि न्यूमिरेटर की वैल्यू कुछ कम हो गई है, पहले A में से Z माइनस हो रहा था, अब Z+1 माइनस हो रहा है। न्यूमिरेटर डिक्रीजेज और डिनोमिनेटर की वैल्यू 1 इंक्रीज हो गई, डिनोमिनेटर डिक्रीजेज, एज ए रिजल्ट द रेशियो डिक्रीजेज। हमने ये रिजल्ट निकाला कि बीटा डीके के बाद आफ्टर वी हैव फाउंड दैट आफ्टर बीटा डीके न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो डिक्रीजेज। सिमिलरली आप ये फाइंड कर सकते हैं कि आफ्टर अल्फा डीके न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो इंक्रीजेज। न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी सबसे पहले इस बात पर डिपेंड करती है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितना है, पर इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स भी हैं जिन पर स्टेबिलिटी डिपेंड करती है और उन्हीं में से एक फैक्टर है न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो। अगर किसी न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो
रिक्वायर्ड वैल्यू से कम हो तो उस केस में अल्फा डीके होता है, जिससे न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशो कुछ इंक्रीज हो जाता है। दूसरी तरफ अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशो स्टेबिलिटी के लिए रिक्वायर्ड वैल्यू से कुछ ज्यादा हो, देन बीटा डीके टेक्स प्लेस एंड न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशो डिक्रीजेस। कुछ और बातें हमें अल्फा बीटा डीके से रिलेटेड समझनी है, वो ये हैं। अल्फा डीके जब होता है तो एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल होती है A-4 डिवाइडेड बाय A इंटू एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। यहां पर जो एनर्जी है वो कैसे कैलकुलेट की जाएगी? इस एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए पहले तो हम इस इक्वेशन का मास डिफेक्ट कैलकुलेट करेंगे, उसको 931.5 से मल्टीप्लाई कर MeV में एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। डिफरेंट न्यूक्लियाई जो अल्फा डीके शो करते हैं उनकी कैलकुलेशंस करने के बाद ये पाया गया कि एनर्जी अप्रोक्सीमेटली 5 MeV के आसपास आती है और एट मैक्सिमम इसकी वैल्यू 9 MeV तक हो सकती है। जब अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस में से बाहर आता है तो न्यूक्लियस उसके रास्ते में एक बैरियर खड़ा करता है, दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल बैरियर। हायर क्लासेस में आप इस बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। पोटेंशियल बैरियर अप्रोक्सीमेटली 25 MeV का होता है। कॉमन लाइफ में अगर हम यूं सोचें कि एक ऑब्जेक्ट को ब्रेक करने के लिए 25 यूनिट एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, पर हमारे पास केवल 5 यूनिट एनर्जी है, तो हम किसी भी हालत में उसको ब्रेक नहीं कर सकते। बट यहां पर एक क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा इस बात से कि अल्फा पार्टिकल की एनर्जी केवल 5 MeV है, तो ये पोटेंशियल बैरियर जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग है इसके कंपैरेटिवली 25 MeV, उसको कैसे ब्रेक कर जाता है? तो हम यूं कह सकते हैं 5 MeV एनर्जी से 25 MeV के पोटेंशियल बैरियर को ब्रेक करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। हम उसको कंप्लीटली निगलेक्ट नहीं कर सकते कि नहीं ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। साइंस में नॉट पॉसिबल जैसा वर्ड नहीं है। विद स्मॉल एनर्जी it is still possible to break a potential barrier of large energy, but this probability P is very small, very small। दूसरी तरफ न्यूक्लियस का साइज बहुत ही कम होता है। अल्फा पार्टिकल की एनर्जी की हेल्प से हम अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, अल्फा पार्टिकल की एनर्जी को अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी मानते हुए हम अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर न्यूक्लियस के डायमीटर को वेलोसिटी से डिवाइड कर दिया जाए तो हमें वो टाइम मिल जाएगा जितनी देर में अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस को क्रॉस करता है एक बार, और अगर हम उस टाइम का रेसिप्रोकल कर दें तो हमें फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। हमें ये पता लग जाएगा कि कितनी बार अल्फा पार्टिकल इस न्यूक्लियस को अंदर से नॉक करता है बाहर जाने के लिए, और अगर हम प्रॉपर कैलकुलेशंस करें तो हम पाएंगे कि वो फ्रीक्वेंसी इज वेरी लार्ज। अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से बाहर निकल पाएगा, इसके ओवरऑल चांसेस इन दोनों के प्रोडक्ट से मिलेंगे। पी प्रोबेबिलिटी बहुत छोटी है, बट क्योंकि फ्रीक्वेंसी द नंबर ऑफ टाइम्स द अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक्स द न्यूक्लियस टू कम आउट ऑफ इट, दिस फैक्टर इज वेरी लार्ज। इन दोनों का प्रोडक्ट कर जो रिजल्ट आता है वो सफिशिएंट होता है, और उसके कारण से अल्फा पार्टिकल कम एनर्जी होते हुए भी न्यूक्लियस में से सुरंग बनाकर हम कहें तो बाहर निकल जाता है, और इस सारी थ्योरी को कहते हैं टनलिंग ऑफ न्यूक्लियस। इसी तरह से एक और कंसेप्ट हमें बीटा डीके के बारे में समझनी है। बीटा डीके में बीटा पार्टिकल का मास बहुत ही कम होता है, इसलिए जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो लगभग सारी की सारी एनर्जी ही बीटा पार्टिकल के साथ एसोसिएट होनी चाहिए। एक पर्टिकुलर रिएक्शन में हम ये नोटिस करते हैं कि बीटा डीके के दौरान एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल शुड बी 1.17 MeV। तो बीटा पार्टिकल में कुल मिलकर ये एनर्जी होनी चाहिए, बट ये पाया गया है कि कभी तो बीटा पार्टिकल की एनर्जी इतनी होती है, कभी लगभग नहीं के बराबर होती है, कभी इनके बीच की वैल्यू होती है। इट मींस एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल लाइज बिटवीन लिमिट्स 0 एंड 1.17 MeV। अब यहां प्रॉब्लम ये उठती है कि ऐसा क्यों होता है? बीटा पार्टिकल एक पार्टिकल है और इसके साथ एक डेफिनेट मैग्नीट्यूड में डेफिनेट अमाउंट में एनर्जी एसोसिएट होनी चाहिए। व्हाई इट्स एनर्जी वेरीज? इसका आंसर ये है, इस रिएक्शन में खाली बीटा पार्टिकल ही एमिट नहीं होता, एक पार्टिकल और एमिट होता है, उस पार्टिकल को कहते हैं एंटी न्यूट्रिनो। तो बीटा डीके रिएक्शन को इस तरीके से लिखने की जगह मॉडिफाई कर ऐसे लिखा जाना चाहिए, पेरेंट न्यूक्लियस XZA प्रोड्यूसेस डॉटर न्यूक्लियस Z+1A प्लस बीटा पार्टिकल E-10 प्लस एंटी न्यूट्रिनो प्लस एनर्जी। इस रिएक्शन में एंटी न्यूट्रिनो
बीटा पार्टिकल के साथ एनर्जी को शेयर करता है और इस प्रोसेस में जिस फोर्स का यूज करता है उस फोर्स को कहते हैं वीक फोर्स। नेचर में कुल मिलाकर 4 तरह की फोर्सेस होती हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स वीकेस्ट, उससे स्ट्रॉन्ग वीक फोर्स, उससे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हम जिनके बारे में इस लेसन में बहुत पढ़ चुके हैं, न्यूक्लियर फोर्सेस। वीक फोर्स के द्वारा एनर्जी इन दोनों में शेयर होती है। अब एंटी न्यूट्रिनो एक डेफिनेट अमाउंट में एनर्जी को शेयर नहीं करता, ये थोड़ी से लेकर बहुत ज्यादा एनर्जी तक शेयर कर सकता है। अगर एंटी न्यूट्रिनो कम एनर्जी शेयर करता है तो एनर्जी का ज्यादातर पोर्शन बीटा पार्टिकल को अवेलेबल होगा, और अगर एंटी न्यूट्रिनो ने ज्यादा एनर्जी शेयर कर ली तो एनर्जी का बहुत थोड़ा सा पोर्शन बीटा पार्टिकल को मिलेगा। इसलिए बीटा पार्टिकल की एनर्जी बहुत स्मॉल वैल्यू से लेकर मैक्सिमम वैल्यू 1.17 MeV के बीच में लाई करती है। तो हमने जाना अल्फा और बीटा डीके क्यों होते हैं। अब क्वेश्चन बचता है गामा डीके क्यों होता है। अल्फा और बीटा दोनों डीके न्यूक्लियस को और स्टेबल बनाने के लिए होते हैं, पर इनके होने के बाद न्यूक्लियस कुछ एक्साइटेड स्टेट में बच जाता है। मान लीजिए एक न्यूक्लियस इस एनर्जी लेवल पर था और उसके बाद उसका बीटा डीके हुआ। बीटा डीके होने के बाद वो इस एनर्जी लेवल पर आ गया, बट द ग्राउंड एनर्जी लेवल इज दिस। ग्राउंड एनर्जी लेवल से बचा हुआ एनर्जी लेवल जो है बीटा डीके होने के बाद वो कुछ ऊपर है, एनर्जी कुछ ज्यादा है। दिस इज कॉल्ड एक्साइटेड एनर्जी लेवल। ये इनिशियल एनर्जी लेवल था जहां से बीटा डीके हुआ था। इस एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट तक पहुंचने के लिए कुछ एनर्जी रिलीज की जाती है। ये एनर्जी एक स्टेप में भी रिलीज हो सकती है और ज्यादा स्टेप्स में भी रिलीज हो सकती है, और ये एनर्जी गामा रेस की फॉर्म में निकलती है। तो गामा डीके का सिर्फ हमें ये रीजन ध्यान में रखना है कि आफ्टर अल्फा और बीटा डीके न्यूक्लियस इज लेफ्ट इन एन एक्साइटेड स्टेट एंड इट अटेन्स इट्स ग्राउंड स्टेट बाय रिलीजिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ गामा रेडिएशंस। इस चैप्टर की मेन थ्योरी तो हमने पढ़ ली, पर अभी भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको जूनियर क्लासेस में हम स्टडी कर चुके हैं। मैं उनको लिख रहा हूं यहां पर, उनके बारे में आउटलाइंस आपको बता रहा हूं, आप उनको भी जरूर स्टडी कीजिएगा। ये टॉपिक्स ये हैं। ये मैंने कुछ और टॉपिक्स लिखे हैं जो इस लेसन में हैं, पर जिनको आप जूनियर क्लासेस में डेफिनेटली पढ़ चुके हैं। एक बार आप इनको रिव्यू कर लीजिएगा और कुछ छोटी मोटी और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगी। इनमें से पहला पोर्शन है, पहला टॉपिक है फैक्ट्स अबाउट प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। इसमें हमने सिर्फ ये ध्यान रखना है कि एक प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है और उनका चार्ज कितना होता है। एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं, मास नंबर किसे कहते हैं, 1 AMU किसे कहते हैं। 1 AMU कार्बन के एक एटम के मास के 1/12 पार्ट को कहते हैं, या ऑक्सीजन के एक एटम के मास के 1/16 पार्ट को कहते हैं। ये जो बात है ये आपको ध्यान देनी है। ये 1 AMU का मास कितना होता है, हालांकि हम इसको न्यूमेरिकल्स में यूज कर चुके हैं, पहले डेरिवेशन में भी कर चुके हैं। तो 1 AMU की प्रॉपर जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है एट प्रेजेंट वो आपको इसमें ध्यान देनी है। आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोन्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं, और साथ ही साथ इनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं और इनके कुछ एग्जाम्पल्स क्या होते हैं। पेपर में यूं आ सकता है कि हमारे को 4 एटम्स का नाम दिया गया हो, उनके एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मासेस उनके ऊपर लिखे गए और हमें कहा जाए फाइंड द पेयर्स ऑफ आइसोटोप्स एंड आइसोटोन्स आउट ऑफ देम। तो अगर आपको आइसोटोप्स और आइसोटोन्स की डेफिनेशन मालूम है तभी आप इसको कर पाएंगे। अल्फा, बीटा, गामा रेस की डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बारे में हमें पढ़ना है। डिफरेंट प्रॉपर्टीज का मतलब यह है कि अल्फा और बीटा पार्टिकल्स हैं, गामा रेज हैं, ये कितना ज्यादा पेनिट्रेट कर सकते हैं किसी शीट को, इनकी आयोनाइजिंग पावर कितनी कितनी है, क्या ये फोटोग्राफिक प्लेट इफेक्ट डालते हैं या नहीं डालते। इस तरह से इन हर एक की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमें समझनी कम है और एक तरह से कहा जाए तो याद ज्यादा करनी है। ये काम आप खुद कीजिएगा। रेडियो आइसोटोप्स क्या होते हैं, इनके यूजेस क्या होते हैं। जो रेडियो आइसोटोप्स के आजकल मेडिकल साइंस में बहुत सारे यूजेस किए जाते हैं। बॉडी के अंदर ट्यूमर्स को डिटेक्ट करने में इनको काम में लाया जाता है, कैंसर वगैरह को खत्म करने में इनको काम में लाया जाता है। तो किस पर्टिकुलर ट्रीटमेंट में कौन सा रेडियो आइसोटोप यूज होता है, इसके 2-4 एग्जांपल्स आप याद कर लें तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। ये न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, फ्यूजन क्या होता है, इसके बारे में हम पहले से जानते हैं, पर ये क्यों होते हैं हमने इस क्लास में हमने पढ़ा था बाइंडिंग एनर्जी कर्व की स्टडी करते टाइम। न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन की 2-2, 3-3 रिएक्शंस आप लोग याद करेंगे। चेन रिएक्शन क्या होती है, इसकी टाइप्स क्या होती हैं। जब हम यूरेनियम 92-235 को एक न्यूट्रॉन से बम्बार्ड करते हैं, एज ए रिजल्ट बेरियम और क्रिप्टॉन तो प्रोड्यूस होते हैं, साथ ही साथ 3 न्यूट्रॉन्स भी प्रोड्यूस होते हैं। ये 3 न्यूट्रॉन्स आगे 3 या 2 और यूरेनियम न्यूक्लियाई को डिसइंटीग्रेट करते हैं, जिससे न्यूट्रॉन्स का नंबर और बढ़ जाता है। वो आगे और
न्यूक्लियाई को डिसइंटीग्रेट करते हैं, जिससे न्यूट्रॉन का नंबर और बढ़ता जाता है और ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहता है और ये प्रोसेस बड़ा फास्ट होता है। विद इन ए सेकंड बिलियंस ऑफ न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, लार्ज अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिस एनर्जी को अगर हम कंट्रोल ना करें तो वो एटम बम की फॉर्म ले सकती है। चेन रिएक्शन उस रिएक्शन को कहते हैं जिसमें जो पार्टिकल रिएक्शन को स्टार्ट करता है वही पार्टिकल रिएक्शन के बाद भी प्रोड्यूस होता है और पहले से ज्यादा मैग्नीट्यूड में, ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होता है, ताकि रिएक्शन आगे कंटिन्यूअसली चलती रहे। द पार्टिकल चेन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच द पार्टिकल which initiates the reaction is also produced after the reaction and in larger amount so that reaction may continue. Such a reaction is called chain reaction. चेन रिएक्शन के बाद खासकर यूरेनियम वाली रिएक्शन में हमने देखा न्यूट्रॉन्स का नंबर बढ़ता है, तो अगर हम इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो न्यूक्लियर होलोकास्ट हो जाएगा, एनर्जी कंट्रोल में नहीं रहेगी और डिस्ट्रक्शन करेगी। पर हम कुछ स्पेशल मटेरियल्स को डालकर, जैसे कैडमियम और बोरोन को रखकर एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर रिएक्शन को कंट्रोल में ला सकते हैं। तो चेन रिएक्शन आगे दो तरह की होती है, हमारे पास यहाँ टॉपिक है चेन रिएक्शन एंड इट्स टाइप्स। वन इज अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, अदर इज कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। तो कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए किन मटेरियल्स का यूज किया जाता है वो हमें ध्यान रखना है, और उन मटेरियल्स को यूज करते हुए हम जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर। द डिवाइस इन विच न्यूक्लियर चेन रिएक्शन इज कैरिड आउट इन कंट्रोल्ड मैनर इज कॉल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूक्लियर रिएक्शन फिशन रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं और कंट्रोल्ड मैनर में एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। बाद में इस एनर्जी की हेल्प से हम स्टीम बनाते हैं और स्टीम बनाकर टरबाइन चलाकर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। द कंप्लीट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो एग्जाम में हमें यह भी ध्यान रखना है कि न्यूक्लियर रिएक्टर आए तो कौन सा डायग्राम बनाना है और कितना पोर्शन एक्सप्लेन करना है, और न्यूक्लियर पावर प्लांट आए तो न्यूक्लियर रिएक्टर तो पूरा एक्सप्लेन करना ही करना है। इसके अलावा बाकी सभी डिवाइसेस भी डायग्राम में दिखानी है, टरबाइन कहां पर लगा हुआ है, जनरेटर कहां पर लगा हुआ है, कंडेंसर कहां पर लगा हुआ है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में पूरी डिटेल में हमें पढ़ना है। न्यूक्लियर होलोकास्ट क्या होता है? अगर न्यूक्लियर चेन रिएक्शन को अनकंट्रोल्ड मैनर में होने दिया जाए, द एनर्जी, वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन वेरी वेरी स्मॉल टाइम, इट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, इट कॉजेज डिस्ट्रक्शन, इट इज कॉल्ड न्यूक्लियर होलोकास्ट। न्यूक्लियर होलोकास्ट दो तरह से हो सकता है, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन के बेस पर भी करवा सकते हैं और न्यूक्लियर फ्यूजन के बेस पर भी। जब न्यूक्लियर फिजन के बेस पर हम करवाते हैं तो एटम बम बनता है, और जब न्यूक्लियर फ्यूजन के बेस पर करवाते हैं तो हाइड्रोजन बम बनता है। न्यूक्लियर फ्यूजन में हमने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर वाली कर्व में देखा था कि दो स्मॉलर न्यूक्लियाई को आपस में कंबाइन करते हैं। जब हम दो न्यूक्लियाई को कंबाइन करते हैं तो उनके प्रोटॉन्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, या यूं कहें कि हमें उनको बड़े हाई टेम्परेचर पर न्यूक्लियाई को गर्म करना पड़ता है, और ये टेम्परेचर कोई 100 से 1000 डिग्री सेल्सियस नहीं है। घर के गैस स्टोव पे हम गर्म नहीं कर सकते, इसके लिए मिलियंस ऑफ डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। अब इतना टेम्परेचर कहां से लाया जाए? तो इतना टेम्परेचर प्रोड्यूस करने के लिए पहले एक एटम बम को यूज किया जाता है। एक सिलेंडर में हाइड्रोजन के डिफरेंट आइसोटोप्स एक रिक्वायर्ड रेशो में ले लिए जाते हैं और साथ में एटम बम को अटैच किया जाता है। पहले एटम बम को एक्सप्लोड करवाया जाता है, उससे रिक्वायर्ड अमाउंट में प्रेशर और टेम्परेचर प्रोड्यूस होते हैं, जिनके कारण से हाइड्रोजन के आइसोटोप्स के न्यूक्लियाई आपस में कंबाइन होकर आगे न्यूक्लियर फ्यूजन करते हैं, और न्यूक्लियर फ्यूजन से और ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। हमें यह भी ध्यान रखना है कि न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन के डिफरेंसेस, फिजन एंड फ्यूजन आप एक टेबल की फॉर्म में लिखिएगा। पहले तो न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन की डेफिनेशन देनी है, उसके बाद इनकी एक एक रिएक्शन लिखनी है, उसके बाद हमें बताना है कि न्यूक्लियर फिजन में जो प्रोडक्ट्स होते हैं दे आर रेडियो एक्टिव एंड इट इज ए प्रॉब्लम हाउ टू डिस्पोज देम ऑफ। जबकि न्यूक्लियर फ्यूजन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो आमतौर पर हीलियम जैसी गैसेज होती हैं जो किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती, उन्हें एनवायरमेंट में छोड़ा जा सकता है। न्यूक्लियर फिजन को कंट्रोल कर लिया गया है और इसको कंट्रोल्ड मैनर में यूज कर न्यूक्लियर पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्रीज में, हमारे कंट्री में भी प्रोड्यूस की जा रही है। जबकि न्यूक्लियर फ्यूजन को अभी तक कंट्रोल मैनर में इतने लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस करना कि हम इसका कमर्शियल फायदा उठा सकें अभी पॉसिबल नहीं हो पाया है। न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन दोनों के बेस पर डिस्ट्रक्टिव डिवाइसेस बनती हैं, इधर एटॉमिक एटम बम और इधर हाइड्रोजन बम बनता है। इस तरह के इनके डिफरेंसेस आपको याद करने हैं। इसके अलावा स्टेलर एनर्जी क्या होती है? सन 1 सेकंड में इतनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है कि यह एनर्जी किसी कोल या पेट्रोलियम या अर्थ पर जो नॉर्मल हम सोर्सेस यूज करते हैं उनसे पॉसिबल नहीं होती। तो साइंटिस्ट ने पहले तो यह पाया
सन के स्पेक्ट्रम को स्टडी कर कि सन मेनली हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस से मिलकर बना हुआ है, और फिर बाद में ये कंक्लूड किया कि हाइड्रोजन का कंटिन्यूअस फ्यूजन वहां पर चलता रहता है, जिसके कारण से लार्ज अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो सन की एनर्जी का जो सोर्स है वो न्यूक्लियर फ्यूजन है। डिफरेंट साइंटिस्ट ने अलग अलग तरह की रिएक्शंस के सेट्स प्रोड्यूस किए, जिनके बेस पर ये रिएक्शंस पॉसिबल हैं। एक प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल की कुछ रिएक्शंस हैं, एक कार्बन नाइट्रोजन साइकिल की रिएक्शंस हैं। इन रिएक्शंस को आपने सीरियल में याद करना है और अच्छी तरह से याद करना है, ताकि एग्जाम में आए तो हम इमीडिएटली उनको लिख सकें। स्टेलर एनर्जी का टॉपिक आएगा तो आपको ये पोर्शन करना है। और लास्ट में रेडिएशन हैजर्ड्स। न्यूक्लियर रेडिएशंस हर हालत में हमारी बॉडी को और हमारे एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। तो रेडिएशन से क्या क्या नुकसान होते हैं? स्किन कैंसर हो सकता है, ब्लड कैंसर हो सकता है, जेनेटिक डिफॉर्मेशन हो सकती है। इन सब बातों को आपने, मैं फिर दोबारा से कहूंगा कि समझना कम है और 12th क्लास में हमें इनको याद ज्यादा करना है, ताकि जब एग्जाम में आए तो हम इनको डायरेक्टली लिख सकें। मुझे उम्मीद है आप इन सब टॉपिक्स को जब बुक से पढ़ेंगे तो इनमें कोई हार्डकोर थ्योरी या बहुत ज्यादा समझने वाली बातें नहीं है, आप इनको खुद कर लेंगे और आप इनको जरूर कीजिएगा। इनको ये मानकर कि हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ है, हम एग्जाम में लिख लेंगे, आपको इन्हें छोड़ना नहीं है। आज की क्लास में हमने एटॉमिक न्यूक्लियस चैप्टर की थ्योरी को कंप्लीट किया। हमने बाइंडिंग एनर्जी कर्व के बाद रेडियो एक्टिविटी क्यों होती है इसके बारे में जाना। रेडियो एक्टिविटी में कौन कौन से पार्टिकल्स और रेज निकलती हैं, वो क्यों निकलती हैं, इन सब के बारे में जाना। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।